गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग। फटाफट से आओ डियर, सेशन में जुड़ जाओ। जो अभी तक नहीं आया जल्दी से आओ। अपन लोग यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी प्रीवियस ईयर लेकर चल रहे थे 24 अगस्त 2021 सेकेंड शिफ्ट जो थी उसके अपन लोगों ने लगभग 50 क्वेश्चन किए थे। आज उन्हीं का एक्सप्लेनेशन लेकर आए हैं। ठीक है डियर। देखो पहला क्वेश्चन दिया था, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए। ये पहला ऑप्शन दिया रखा था, थॉमस रो, फाहान, हैंसोंग। पहले कौन आया था? फाहान, हैंसोंग, फिर इसके बाद थॉमस रो आया था। थॉमस रो सितंबर 1615 में सूरत के बंदरगाह पर राजा जेम्स प्रथम के तत्कालीन शासक मुगल सम्राट जहांगीर को एक पत्र के साथ एक व्यापार समझौते की मांग के साथ पहुंचे। जो थॉमस रो था वो सितंबर 1615 में सूरत के बंदरगाह पर राजा जेम्स प्रथम के तत्कालीन शासक था। राजदूत ने मुगल दरबार में 4 साल की बातचीत के लिए आगे बढ़ना जारी रखा। अतः 1619 में इंग्लैंड लौट आए बिना व्यापार समझौते की मांग की। ठीक है ना डियर। 399 ईस्वी में लगभग 60 वर्ष की आयु में फाहान भारत में सबसे पहले प्रमाणित तीर्थयात्रियों में से एक था। ये 9 अन्य लोगों के साथ पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पता लगाने के लिए निकला था। उन्होंने 5वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत का दौरा किया था। कहने वाले 399 ईस्वी में लगभग 60 वर्ष की आयु में फाहान भारत में सबसे पहले प्रमाणित तीर्थयात्रियों में से एक था, यानी तीर्थयात्रा पर आया था। ये किस उद्देश्य से आया था? ये बौद्ध ग्रंथों का पता लगाने के लिए आया था। उन्होंने 5वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत का दौरा किया। कहा जाता है कि वह चीन से बर्फीले रेगिस्तान और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी दर्रों के पार चला गया था। फिर इसके बाद बात आती है हैंसोंग की। किसकी डियर? हैंसोंग की। युआन चोंग एक चीनी बौद्ध तीर्थयात्री था जो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि मतलब जो हैंसोंग यानी युआन चोंग जो चीनी बौद्ध यात्री था वो किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। वह 630 ईस्वी में आ रहा था। वह 15 वर्षों तक रहा। उसने कश्मीर, सियालेट, कन्नौज और नालंदा जैसे मठों में हीनयान और महायान बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। ठीक। क्वेश्चन क्लियर हुआ? कहने का मतलब पहले कौन आया था? फाहान, फिर इसके बाद हैंसोंग के बाद थॉमस रो। वही बचता है सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। किसमें? ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट देखो, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? बक्सर, प्लासी, वांडीवास, नन जिनमें से कोई नहीं। कौन सा था? प्लासी युद्ध। प्लासी युद्ध में अंग्रेजों के सिराजुद्दौला जो थे प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को पराजित किया था। प्लासी युद्ध 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल के नवाब और उनके फ्रांसीसी सहयोगियों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्णायक जीत थी, जिसे मीर जाफर के दल बदल के कारण स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी, जो नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति था। लड़ाई ने कंपनी को बंगाल पर नियंत्रण करने में मदद की। अगले 100 वर्षों में उन्होंने अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप, म्यांमार और अफगानिस्तान पर नियंत्रण कर लिया। सिराजुद्दौला का सेनापति नवाब कौन था? सिराजुद्दौला का सेनापति। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर, ये था किसका? प्लासी का युद्ध था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में हुआ था। उसमें बंगाल का नवाब और उनके फ्रांसीसी सहयोगियों पर ब्रिटिश इंडिया कंपनी की निर्णायक जीत थी। सिराजुद्दौला जो नवाब था वो सिराजुद्दौला का सेनापति था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हेक्टेयर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कमान के तहत 1764 तक बंगाल के नवाब मुगल बादशाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। वांडीवास का युद्ध भारत में 1760 में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच लड़ी गई थी। वांडीवास का जो युद्ध हुआ था वो 1760 में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में लड़ी गई थी। युद्ध तीसरे कर्नाटक युद्ध का हिस्सा था। जो युद्ध तीसरे कर्नाटक का हिस्सा था।
जो फ्रांसीसी और ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य के बीच लड़ा गया था, जो स्वयं वैश्विक 7 साल के युद्ध का एक हिस्सा था। यह तमिलनाडु के वंदवासी में हुआ था। पहला क्वेश्चन क्लियर वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। हड़प नीति के अनुसार हड़प नीति के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी EIC भारतीय सहायक प्रणाली में प्रमुख शाही शक्ति के आधिपत्य के तहत किसी भी भारतीय रियासत की रियासत का दर्जा समाप्त हो जाएगा और इसलिए ब्रिटिश भारत में मिला दिया जाएगा यदि शासक या तो प्रकट रूप से अक्षम था या पुरुष उत्तराधिकारी के बिना मर गया। उत्तराध ने उत्तराधिकारी चुनने के लिए एक उत्तराधिकारी के बिना एक भारतीय संप्रभु के लंबे समय में से स्थापित अधिकार को समाप्त कर दिया। इसके अलावा EIC यानी भारतीय सहायता प्रणाली में प्रमुख शाही शक्ति EIC ईस्ट इंडिया कंपनी ने फैसला किया कि ये संभावित शासक पर्याप्त सक्षम थे। नीति और इसके अनुप्रयोगों को कई भारतीयों द्वारा व्यापक रूप से नाजायज माना जाता था, जिससे EIC ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आक्रोश पैदा हो गया। यह नीति आमतौर पर लॉर्ड डलहौजी से जुड़ी हुई थी, जो 1848 और 1856 के बीच भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, जो लॉर्ड डलहौजी थे वो 1848 और 1856 के बीच भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन क्लियर हुआ ना डियर? नेक्स्ट, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? कौन थे? प्रसिद्ध चिकित्सक जिन्होंने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार की शोभा बढ़ाई थी। धन्वंतरी उज्जैन के राजा विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न थे। नवरत्न को दरबार में रखने की परंपरा विक्रमादित्य से शुरू होती है। धन्वंतरी राजा थे विक्रमादित्य के दरबार में आयुर्वेद के चिकित्सक थे। रोग निदान और वैद्य चिंतामणि भगवान धन्वंतरी की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। रोग निदान और चिंतामणि भगवान धन्वंतरी की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। दिवोदास धन्वंतरी ने आयुर्वेद में बहुत बड़ा योगदान दिया है। हालांकि उन्होंने कोई आयुर्वेदिक ग्रंथ नहीं लिखा है, लेकिन उनकी शिक्षाओं को सुश्रुत संहिता के माध्यम से देखा जा सकता है। उन्होंने आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा को 2 मुख्य शाखाओं यानी शल्य तंत्र और शालक्य तंत्र में विभाजित किया है। ठीक है डियर, नेक्स्ट क्वेश्चंस क्लियर हुआ ना? इंडिका, जिसमें मौर्यकालीन भारत का उल्लेख है, किसके द्वारा लिखी गई थी? मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। इंडिका किसके द्वारा लिखी गई? मेगस्थनीज के द्वारा। इंडिका को मेगस्थनीज ने लिखा है। मेगस्थनीज 5 वर्ष तक मौर्यकालीन राजधानी पाटलिपुत्र में रहते, यानी जो मेगस्थनीज थे वो 5 वर्ष तक जो उनकी कैपिटल थी मौर्यकालीन की पाटलिपुत्र में रहे थे। उन्होंने उस दौरान भारत में जो कुछ भी देखा उसका विवरण इस पुस्तक में दिया गया है। इस पुस्तक से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के महल, राजधानी, सैन्य संगठन, नगर नियोजन और भारतीय समाज के बारे में पता चलता है। जो इंडिका पुस्तक थी वो मेगस्थनीज ने लिखी थी। इस पुस्तक में क्या था, मेगस्थनीज जो थे 5 वर्षों तक जो मौर्यकालीन की राजधानी थी पाटलिपुत्र में रहे थे। उन्होंने उस दौरान भारत में जो कुछ भी देखा था उसका विवरण उस पुस्तक में दिया गया था। इस पुस्तक से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के महल, राजधानी, सैन्य संगठन, नगर नियोजन और भारतीय समाज के बारे में पता चलता है। फिर बात आती है फाहियान की। फाहियान कौन था? चीन से भारत आने वाला पहले यात्री थे। फाहियान जो थे चीन से भारत आने वाला पहला यात्री था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पाटलिपुत्र शहर में लगभग 3 वर्षों तक संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। जो फाहियान था उसने पाटलिपुत्र में लगभग 3 वर्षों तक संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। उन्होंने भारत में बौद्ध धर्म की संस्कृति और गुप्त साम्राज्य के बारे में अपनी पुस्तक बौद्धिक साम्राज्यों का अभिलेख में लिखी थी। बौद्धिक साम्राज्यों के अभिलेख में लिखी थी, जो उनकी बौद्ध धर्म की संस्कृति और गुप्त साम्राज्य के बारे में अपनी पुस्तक बौद्धिक साम्राज्य का अभिलेख में लिखी है। फाहियान ने अपनी पुस्तक को फोक्यो की ट्रेवल्स ऑफ फाहियान में भारत के बारे में लिखा है। फिर आता है सेशन हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान जो वर्धन वंश का सदस्य था, प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था। वह एक चीनी बौद्ध भिक्षु, विद्वान, अनुवादक और यात्री थे जो 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। ग्रेट टैग रिकॉर्ड्स ऑन द वेस्टर्न रीजन इनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक थी जो 626 और 645 के बीच हुई इनकी यात्राओं का वर्णन करती है। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने पाकिस्तान, भारत, नेपाल और बांग्लादेश के कई पवित्र बौद्ध स्थलों का दौरा किया था। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था? 1928 में। कब आया था? 1928 में।
भारतीय संविधान आयोग, जिसे आमतौर पर इसके अध्यक्ष सर जॉन अल्फ्रेड साइमन के संभावित संवैधानिक सुधार का अध्ययन करने के लिए 1928 ईस्वी में फरवरी, मार्च और अक्टूबर 1928 और अप्रैल 1929 में भारत भेजा गया था। 1930 में आयोग ने अपनी 2 खंड रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसे साइमन रिपोर्ट के रूप में भी जाना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए 1928 में साइमन कमीशन भारत भेजा गया था। प्रधानमंत्री स्टैनले बॉल्डविन द्वारा नियुक्त आयोग में कोई भी भारतीय प्रतिनिधि शामिल नहीं था। नतीजतन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग के एक गुट ने आयोग का बहिष्कार करने का फैसला किया। 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचने पर आयोग का विरोध प्रदर्शनों से हुआ। लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लंदन शाखा ने आयोग की वापसी पर एक प्रदर्शन की योजना बनाई। ठीक है, क्लियर हुआ ना डियर? चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चंस। 15 मिनट हो गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? लाहौर में। कहाँ किया गया था? लाहौर में। पूर्ण स्वराज घोषणा या ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र पूर्ण स्वशासन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 19 दिसंबर 1929 को अपने लाहौर अधिवेशन में प्रख्यापित किया गया था। 19 दिसंबर 1929 को अपने लाहौर अधिवेशन में प्रख्यापित किया गया था। भारत का झंडा जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर फहराया था। कांग्रेस ने भारत के लोगों से 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने के लिए कहा था। अपने बॉम्बे अधिवेशन में कांग्रेस ने लॉर्ड कर्जन द्वारा नियमों के उल्लंघन का विरोध किया, क्योंकि उन्होंने तिब्बत में अपनी आगे की नीति के लिए भारत से स्वराज्य का इस्तेमाल किया था। कांग्रेस ने कर्जन प्रशासन के बंगाल को विभाजित करने के प्रस्ताव के खिलाफ अपना जोरदार विरोध दर्ज किया, एक प्रांत जो ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में सबसे आगे था। 26 मार्च से 31 मार्च 1931 तक आयोजित कराची कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक बहुत ही अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक बहुत ही विशेष सत्र था, जिसमें महात्मा गांधी को लंदन में होने वाले दूसरे गोल मेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था। लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित दलों के संयुक्त सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग AIML के बीच हुआ एक समझौता था। समझौते के माध्यम से दोनों पक्ष प्रांतीय विधानसभा में धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व की अनुमति देने पर सहमत हुए। इंडियन नेशनल यानी सही मिलान कीजिए, इंडियन नेशनल आर्मी का संबंध किससे रहेगा? लाला हरदयाल से। गदर पार्टी, सुभाष चंद्र बोस, मित्र मेला, इंडियन नेशनल आर्मी का संबंध रहेगा सुभाष चंद्र बोस से। गदर पार्टी का संबंध रहेगा लाला हरदयाल से। मित्र मेला BD सावरकर, होम रूल लीग एनी बेसेंट से। किससे रहेगा? एनी बेसेंट से। 1943 में दक्षिण पूर्व एशिया में उनके आगमन के बाद सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय सेना को पुनर्जीवित किया गया था। सेना को बोस की अर्जी हुकूमत-ए-आज़ाद हिंद स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की सेना घोषित किया गया था। लाला हरदयाल ने 20वीं सदी की शुरुआत में उत्तरी अमेरिका में भारतीयों, मुख्य रूप से सिखों के बीच अपने देश भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए गदर आंदोलन शुरू किया था। किसने किया था? लाला हरदयाल ने। कब किया था? 15 जुलाई 1913 में को ओरेगन के एस्टोरिया में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। विनायक सावरकर और गणेश सावरकर ने 1899 में नासिक में एक क्रांतिकारी गुप्त समाज मित्र मेला की शुरू किया। ये उस समय महाराष्ट्र में चल रहे कई ऐसे मेलों यानी क्रांतिकारी समाजों में से एक था, जो सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने में विश्वास करते थे। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की शुरुआत की थी। किसने की थी? एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में की थी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। उनका भारत में स्वशासन प्राप्त करने का सामान्य उद्देश्य था। दोनों लीगों के बीच एक अनौपचारिक समझ थी, जिसमें तिलक की लीग ने महाराष्ट्र यानी बॉम्बे को छोड़कर कर्नाटक, बरार और मध्य प्रांतों में कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। जब जिन्ना इंग्लैंड में थे, गांधी ने अपनी रणनीति बदल दी थी। ओहो, ये भी हाईटेक थे। गजब रसगुल्ला।
जब जिन्ना इंग्लैंड में थे तो गांधी जी ने अपनी रणनीति बदल दी और एक मुस्लिम केवल धार्मिक कारण खिलाफत का समर्थन करके हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट किया। जिन्ना विशेष रूप से कट्टरपंथी मुस्लिम नेताओं से दोस्ती करने के खिलाफ थे और उन्हें लगा कि यह देश के लिए किसी आपदा से कम नहीं है। खिलाफत आंदोलन हुआ एक अभियान जिसने कई देशों में फैले एक खिलाफत की बहाली का आह्वान किया। 1919 में शुरू हुआ था। मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा अखिल इस्लामिक आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ने के बाद ही उसने भारत में कर्षण प्राप्त किया था। खान अब्दुल खान जफर जिन्हें बादशाह खान या फ्रंटियर गांधी या बच्चा खान के नाम से जाना जाता है। किसको? खान अब्दुल खान जफर को। और सामान्य पूर्वक खफर ए अफगान के रूप से संबोधित किया जाता है। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक पश्तून स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। अबुल कासिम फजल उल हक, जिसे शेर ए बांग्ला यानी बंगाल का शेर के नाम से जाना जाता है। अबुल कासिम फजल उल हक को, जिसे शेर ए बंगाल का शेर के नाम से जाना जाता है, एक ब्रिटिश, भारतीय और पाकिस्तानी वकील, लेखक और पूर्वीय बंगाल वर्तमान बांग्लादेश के राजनेता थे। अबुल कलाम गुलाम मुहिउद्दीन अहमद बिन खैरुद्दीन अल हुसैनी आज़ाद एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता, इस्लामी धर्मशास्त्री, लेखक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। मज़ा आया ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र मामले में शामिल था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है डियर। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारी समूह काकोरी षड्यंत्र मामले में शामिल थे। नो 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 समूह काकोरी षड्यंत्र मामले में शामिल थे। काकोरी षड्यंत्र को काकोरी कांड, काकोरी षड्यंत्र मामला या काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सशस्त्र डकैती थी जो 9 अगस्त 1925 को मध्य उत्तर प्रदेश में एक ट्रेन में हुई थी। लूट लखनऊ से करीब 16 किलोमीटर दूर काकोरी कस्बे में हुई, जहां ट्रेन जा रही थी। गदर पार्टी एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आंदोलन था। गदर पार्टी जो एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आंदोलन था जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रवासी भारतीय शामिल थे। आधिकारिक स्थापना को 15 जुलाई 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका के एस्टेरियो ओरेगन में एक बैठक के लिए दिनांकित किया गया। अनुशीलन समिति, कौन सी? अनुशीलन समिति एक भारतीय फिटनेस क्लब था जो वास्तव में ब्रिटिश विरोधी क्रांतिकारियों के लिए एक भूमिगत समाज के रूप में इस्तेमाल किया गया था। 20वीं शताब्दी के प्रथम तिमाही में इसने भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के साधन के रूप में क्रांतिकारी हिंसा का समर्थन किया था। किसने किया था? अनुशीलन समिति ने। अभिनव भारत का नाम यानी अभिनव भारत सोसाइटी के नाम पर रखा गया था, जिसकी स्थापना 1904 ईस्वी में विनायक दामोदर यानी सावरकर ने की थी। मूल संगठन सशस्त्र क्रांति में विश्वास करता था और 1952 में भंग होने से पहले सत्तारूढ़ ब्रिटिश सरकार के कुछ अधिकारियों की हत्याओं के लिए जिम्मेदार था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे पहले हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था। रामप्रसाद बिस्मिल, कौन था? रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, सचिंद्रनाथ बख्शी, सचिंद्रनाथ सन्याल और जोगेश चंद्र चटर्जी द्वारा स्थापित किया एक भारतीय क्रांतिकारी संगठन था। 10 ही तक रखें, 25 मिनट का हो गया कुछ टाइम, चलो होने दो। नेक्स्ट क्वेश्चंस। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी पर बना है, सभी को पता है। नालगोंडा जिले में स्थित नागार्जुन बांध 26 गेटों के साथ संरक्षित दुनिया का सबसे बड़ा चिनाई वाला बांध है। गेटों के साथ संरक्षित दुनिया का सबसे बड़ा चिनाई वाला बांध है, जिसकी ऊंचाई 124.63 मीटर है। कृष्णा नदी पर बनाया गया। 9.81 लाख एकड़ भूमि के लिए सिंचाई क्षमता के साथ बांध में लगभग 11,472 मिलियन क्यूबिक मीटर की भंडारण क्षमता है। नांदेड़ जिले में स्थित महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर बांगली बांध परियोजना या बबली बैराज। उत्तराखंड की टिहरी बांध, उत्तराखंड में क्या है? टिहरी बांध। और गोदावरी नदी पर बंगली बांध। नालगोंडा जिले में स्थित नागार्जुन बांध यानी 26 गेटों के साथ संरक्षित दुनिया का सबसे बड़ा चिनाई वाला बांध है। टिहरी बांध भारत के सबसे बड़े बांधों में से एक है और इसका निर्माण 2006 में गंगा नदी पर किया गया था। कलनई ग्रैंड एनीटक के नाम से भी जाना जाता है, एक प्राचीन बांध है। ये तिरुचिरापल्ली जिले से तंजावुर जिले, तमिलनाडु, भारत में बहने वाली कावेरी नदी के पार बहते पानी में बनाया गया था। वाहन तिरछी जिले में स्थित है। ये रहा मैप, फटाफट से देखो रसगुल्ले और फिर बताओ कहाँ पर उत्तराखंड है जहाँ पर टिहरी बांध बना है। कलनई यानी ग्रैंड निकट के नाम से भी जाना जाता है। और बगली बांध परियोजना गोदावरी नदी पर बना है, ये इसमें देखो। ठीक है, ये रहा मैप।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? 1953 में। कब की गई थी? 1950 में। तेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलेरी। तेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलेरी 6 दशक से अधिक समय पहले 29 मई 1953 को पहली बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले पहले पर्वतारोही बने, जिन्होंने इतिहास रचा। इस प्रकार 29 मई को उनकी उपलब्धि को चिन्हित करने के लिए नेपाल में माउंट एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है। माउंट एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में। एक दिन जिसे धूमधाम और बहुत उत्सव के साथ मनाया जाता है। नॉर्गे और हिलेरी दोनों ब्रिटिश सेना थे, अधिकारी जॉन हंट के अभियान का हिस्सा थे और 29 मई को सुबह 11:30 बजे शिखर पर पहुंचे थे। 29 मई 11:30 बजे शिखर पर पहुंचे थे। माउंट एवरेस्ट के बारे में ये इंपॉर्टेंट रहेगा, हो सकता है इससे क्वेश्चन से छप जाए अपने पीईटी एग्जाम में। कैसे बनेंगे क्वेश्चन से देखो। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। यह नेपाल में स्थित। कहाँ स्थित है? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर यानी 8900 मीटर लगभग है। यह हमेशा बर्फ से ढका रहता है। नेपाली नाम सागरमाथा। नेपाली नाम सागरमाथा, वैसे आप लोग क्या बोलते हैं? एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। तिब्बती नाम चोमोलुंगमा। तिब्बती नाम चोमोलुंगमा और नेपाली नाम सागरमाथा। इसका नाम भारत के एक सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। जो माउंट एवरेस्ट है वो एक भारतीय एक सर्वेयर जनरल थे, जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। हिमालय की चोटी महालगुर उपश्रेणी में स्थित है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट क्लियर हुआ ना डियर? बताने की अब तो ज़रूरत नहीं। भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को पहले भरतपुर राजस्थान में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था। भारत एक प्रसिद्ध भारत पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है। भारत एक प्रसिद्ध एविफोना अभ्यारण्य है जो हजारों पक्षियों की खासकर सर्दियों के मौसम के दौरान मेजबानी करता है। पक्षियों की 350 से अधिक प्रजातियों को निवासी माना जाता है। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य का राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। अभ्यारण्य को कोटा से लगभग 55 किलोमीटर पश्चिम में और मुकुंदरा पहाड़ी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान भारत में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका क्षेत्रफल 759.99 वर्ग किलोमीटर है। 2004 में स्थापित किया गया था। इसमें 3 वन्यजीव अभ्यारण्य, दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य और जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य शामिल है। ये वथियार गिर के शुष्क पर्णपाती वथियार युग के शुष्क पर्णपाती जंगलों में स्थित है। घट प्रथा पक्षी अभ्यारण्य कोल्हापुर नरगुंड मार्ग के पास स्थित है। घाट प्रवाह पक्षी अभ्यारण्य इस क्षेत्र में सबसे अधिक देखे जाने वाले आकर्षणों में से एक है। यह शक्तिशाली घट प्रवाह नदी से गिरा हुआ है और 22 से अधिक द्वीपों से उभरा है। ठीक है, क्लियर हुआ ना डियर? नेक्स्ट, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है दल्ली राजहरा। पिछले 50 वर्षों से भिलाई इस्पात संयंत्र जो भारत का सबसे बड़ा एकीकृत इस्पात संयंत्र है, दिल्ली राजहरा को खाद्यान्नों में से लौह अयस्क की आपूर्ति प्राप्त की है। दिल्ली राजहरा एक नगर पालिका जो एक औद्योगिक शहर भी है, छत्तीसगढ़ में दुर्ग से 90 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह खानों के राजहरा समूह का एक हिस्सा है। भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई में स्थित भिलाई इस्पात संयंत्र BSP भारत में इस्पात रेल का पहला और मुख्य उत्पादक होने के साथ साथ चौड़ी स्टील प्लेट और अन्य इस्पात उत्पादों का प्रमुख उत्पादक है। ठीक है डियर, अपन लोगों ने 14 क्वेश्चन से कर लिए हैं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा लेंथी हो जाएगा, तो काफ़ी इश्यूज़ होंगे। नेट प्रॉब्लम बहुत सारी है, अभी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम फेस करने को पड़ती है। तो जो अभी तक नए चैनल पर जुड़े प्लीज़ जुड़ जाइए। यूपी SSC PET का ये जो प्रीवियस ईयर है 24 अगस्त 2021 का चैप्टर 2 का अपन लोग सॉल्व कर रहे हैं, उसी को लेकर चल रहे हैं। 50 क्वेश्चन तक वीडियो बना दी तो उसी का सोल्यूशन लेकर चले। आज अपन लोगों ने सिर्फ 14 क्वेश्चन कर पाए, बहुत सारा टाइम हो गया। ठीक है, जो रियलिटी में PET की तैयारी करें वो फटाफट से शेयर कर लें, लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उनके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो बस आज के लिए इतना ही। और अभी जो बाकी क्वेश्चंस इसमें जो इस सीरीज़ में छूटे हुए हैं वे देखो डे बाय डे उनको लेकर चलेंगे। एक दिन अगर वीडियो बनाएंगे तो लगभग 1-1.5 घंटे का बन जाएगा। जब 1-1.5 घंटे का बन जाएगा तो फिर उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। मैं अपलोड करने को मैं कर सकता हूँ बट स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम फेस करने को पड़ती हैं यार, नेट इश्यू, फिर टाइम मैनेजमेंट, बहुत कुछ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। और कोई परेशान मत होना कि मतलब क्वेश्चन कराया नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस होंगे। ओके डियर।